अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का मामला मुल्क की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। 4 रोज़ पहले लिखे गए ख़त में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे अदालती मामलात में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का मामला उठाया। ख़त के मंजर आम पर आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इस अहम तरीन मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहम तरीन मुलाकात भी हुई, जिसके बाद हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में जजेस के ख़त पर बहस के लिए तहरीक अल्तवा भी जमा करवा दी है, जिसमें मुतालबा ये किया गया है कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। दूसरी तरफ हुकूमती मामलात भी नाज़रीन मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुछ इक़दामात से ऐसा तासुर उभर रहा है कि कैबिनेट में शामिल चंद लोगों की शमूलियत से शायद वो नाखुश हैं। इसमें एक नाम वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का है, जिन्हें पहले इक़्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही से महरूम करके वज़ीर आज़म ने यह ओहदा अपने पास रखा, लेकिन ये फ़ैसला ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सका और दूसरे ही रोज़ ECC की तश्कील नौ करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करना पड़ा। अभी इस मामले की गर्द बैठी भी नहीं थी कि आज मुश्तरका मफादात काउंसिल में वज़ीर ख़जाना को शामिल न करने की दिलचस्प खबर सामने आ गई। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है, जहाँ वज़ीर आज़म ने एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट कमेटी की तश्कील नौ करते हुए खुद इसकी सरबराही संभाल ली है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कैबिनेट की ECL कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। वज़ारत दाखिला कमेटी के लिए सपोर्ट तो फराहम करेगी, लेकिन वज़ीर दाखिला कमेटी के रुकन नहीं होंगे। कुछ महीने पहले तक निगरां हुकूमत में वज़ीर दाखिला इस कमेटी की सरबराही कर रहे थे। अहम तरीन मामलात हैं, अहम तरीन इशूज़ हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मौजूद में बिलाल कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ लियाकत बलोच साहब जो कि जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। कायम मकाम अमीर भी हैं। आप दोनों मेहमानों की मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की इजाज़त से मैं ज़रा बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ लियाकत बलोच साहब से, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दावा ये आया है सामने के जमात इस्लामी के साथ जो इत्तेहाद हो रहा था, कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन वो इत्तेहाद इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि जमात इस्लामी के ऊपर दबाव था। और ये चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये दावा किया है। तो इसी पर बात करने के लिए लियाकत बलोच साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। सर फरमाइएगा ज़रा, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के साथ मामलात फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो, लेकिन इत्तेहाद इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आप लोग जमात इस्लामी इस प्रेशर को, दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बैरिस्टर गौहर साहब PTI के चेयरमैन हैं। उन्होंने जो बात कही है मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। जमात इस्लामी कभी भी किसी दबाव में नहीं आती और ना ही किसी दबाव की बुनियाद पर कोई फैसले करती है। जमात इस्लामी का अपना एक मुशावरत का और फैसले करने का पूरा एक मैकेनिज्म है और हम तो यही चाहते थे कि भी PTI के जो मेंबरान कामयाब हुए हैं उनके लिए अगर जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म सहूलत मुहैया कर सकता है तो हम गैर मशरूत मदद के लिए तैयार थे। लेकिन खुद PTI में ही कई आरा मौजूद थी, तो जमात इस्लामी जैसी तंजीम के लिए तो ये मुमकिन नहीं था कि भी एक सूबे में कोई और फैसला किया जाए, दूसरे सूबे में कोई और फैसला किया जाए। तो बहरहाल PTI ने फिर इंडिपेंडेंटली अपना फैसला किया। बहरहाल PTI के चेयरमैन साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब हालात भी ऐसे हैं कि आगे चल के अपोजिशन जमातों को बाहम गुफ्तगू करनी होगी, बातचीत करनी होगी। तारीख तो हमारी गवाह है कि फौजी अदालतों के लिए PTI, मुस्लिम लीग और
पीपल्स पार्टी सब इकट्ठे हो गए थे, हमने इख्तलाफ किया और अपने इख्तलाफ पे कायम रहे। इसी तरह सेनेट के चेयरमैन के मसले पर भी सब की तरफ बड़े दबाव थे, बाकी दबाव के सामने सब झुक गए, लेकिन जमात इस्लामी ने अपने फैसले पर अपने आप को कायम रखा। इसी तरह अदम एतमाद की तहरीक थी, PDM की जो तश्कील हुई, हमारे ऊपर भी दबाव था कि हम अदम एतमाद में हिस्सा लें, हम निगरान जो इत्तेहादी हुकूमत बने उसमें भी हिस्सा लें, लेकिन इसके बावजूद जमात ने अपनी पॉलिसी और फैसले के मुताबिक हम कायम रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो दबाव के सामने गिर जाना या झुक जाना, ये बाकी कोई पार्टियों का कल्चर होगा। जमात इस्लामी के अंदर कोई ऐसा कल्चर या फैसले की कोई ऐसी बुनियाद नहीं है। अच्छा सर, ये आई स्टिल रिमेम्बर, ये गैर मशरूत हिमायत की बात तो आप लोगों की तरफ से की जा रही थी। बैरिस्टर गौहर साहब सर ये दावा कर रहे हैं कि मियां असलम के घर पर आप लोगों की मुलाकात तय थी, वहां पहुंचना था, लेकिन फिर आप पहुंचे ही नहीं। ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई हकीकत नहीं बयान की। देखें, पहले दिन हमारी मीटिंग तय थी, मेरे साथ बाकी कमेटी मेंबरान भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। 4 बजे का वक्त तय हुआ, फिर वो 2-3 मरतबा वक्त आगे बढ़ता गया, फिर बिल आखिर रात 9 बजे के लगभग उन्होंने कहा कि आज मुमकिन नहीं होगी कि हम कल इकट्ठे होंगे। फिर हमने उनसे कहा था कि भी आपकी जो भी वक्त आप तय करें जी। तो उसके मुताबिक तशरीफ ले आए। हाँ। तो वो अगले दिन 10 बजे तशरीफ ले आए कि जहाँ पहले दिन आना था, लेकिन हमें वो टाइम कंफर्म नहीं था। इस वजह से एक गलत फहमी हुई या मिसकम्युनिकेशन हुई। तो इस पर बैरिस्टर गौहर साहब से मेरी फ़ोन पे भी बात हो गई थी और ख़ुद उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाना है और वहाँ से वापसी पर फिर हम मिलेंगे। लेकिन फिर उन्होंने राब्ता भी ना किया और मुलाकात भी ना हुई। लेकिन उनके बाकी लीडरशिप है, उनके साथ हमारी मीटिंग पहला राब्ता सर कब हुआ था आपका, किसके साथ हुआ था? और ये जरा वजाहत कर दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने पहला कांटेक्ट डेवलप किया था या आप लोगों की तरफ से किया गया था? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे पहले राब्ता सिराजुल हक साहब से किया था। सही। जिस पे जमात में मुशावरत के बाद हुआ कि ठीक है हम इस इशू पे बातचीत करेंगे। तो उसी के नतीजे में अली अमीन गंडापुर साहब भी, आजम सवाती साहब भी और आमर डोगर साहब भी, लतीफ़ खोसा साहब भी, ये सब राब्ते में रहे। लेकिन इस पूरे मामले में बैरिस्टर गौहर साहब का कोई हमारे साथ इस तरह के इश्यूज पे कोई बातचीत नहीं थी। फिर असद कैसर साहब भी तशरीफ लाए थे एक बड़े वफद के साथ, मेरे साथ वहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। तो वहाँ भी जो है कि बैरिस्टर गौहर साहब तो मौजूद नहीं थे। जाहिर है वो पार्टी चेयरमैन है, उनकी नुमाइंदगी वो लोग कर रहे थे। मुलाकातें और राब्ते तो हमारे इस अरसे में रहे हैं। असद कैसर साहब के साथ जो जमात की दोबारा भी मुलाकात और मीटिंग हुई थी। सर वजाहत कर दीजिएगा, तहरीक इंसाफ से जब इत्तेहाद की खबरें चलना शुरू हुई तो उस पर किसी भी किस्म का दबाव आप पर नहीं था? मेरा ख्याल है कोई इत्तेहाद का नाम तो ऐसे इस्तेमाल होता है ना, ये कोई इत्तेहाद नहीं था। ये एक महदूद वक्त के लिए फैसिलिटेशन थी कि भी अगर PTI के मुंतखब जो अरकान है उन्हें कोई पार्टी प्रोटेक्शन चाहिए तो जमात इस्लामी गैर मशरूत सहूलत देने के लिए तैयार थी। ना ये इत्तेहाद था और ना हम इत्तेहाद के किसी इशू पर आपस में बैठे थे। सही। ये महज एक महदूद काम था, महदूद वक्त के लिए था। लेकिन PTI ने अपने तरजीह और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना फैसला कर लिया और वो जाहिर है कि भी अपने एक पार्टी है और सर उनका आपका जवाब आ गया। लियाकत साहब मुझे बताइए सर, गुज़िश्ता हफ्ते भी PTI जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात हुई जिसके बाद कहा गया कि दोनों जमातों में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक हो गया है। अभी को मिल बैठेंगे, कोई बातचीत होगी, कोई चीजों का जायजा होगा, उसके बाद ही कोई एक लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि भी जमात इस्लामी की पूरी जो वाज़ेह हिकमत अमली है कि हम अब किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। एक मुश्तरका
जो मौक़िफ़ और चीज़ें हैं उस पर हम इकट्ठे बातचीत कर सकते हैं। सर और आखिरी सवाल सर ये बता दें, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि उनको धांधली के जरिए हराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां जहां आप हारे हैं सर, वहां वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्त निकाली है। जिन 3 नशिस्तों पर आप जीते थे वहां भी जब रिकाउंटिंग हुई उसके बाद PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार पाए। तो सर इस धांधली की बेनिफिशरी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई आपके मुताबिक? गुजारिश ये है ना जी कि इसमें जीत या हार वो तो अपनी जगह उसका जो होना था हो चुका। हुकूमतें बन गई, PTI ने भी हुकूमत बना ली, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी बन गई, वफाक में भी एक मखलूत हुकूमत बन गई। मसला ये नहीं है, नतायज जो होने थे वो हो चुके। असल चीज़ है कि इंतखाबात तो होता है कि इससे सियासी इस्तेहकाम आए, माशी बहरान का खात्मा हो। जब इंतखाब मजमूई तौर पर धांधली ज़दा है, जिसके नतायज तब्दील किए गए हों, लोगों को उस पर एतमाद ना हो, तो असल चीज़ है कि क्या जमहूरी कुव्वतें इसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएं या उन चीज़ों को बेनकाब किया जाए, निशानदेही की जाए। बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, आपका आ गया बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों मेहमान इंतजार कर रहे थे, मैं माजरत खाऊँ आप दोनों से। अगर एक और आपकी इजाजत से वलीद इकबाल साहब, सर अगर इस पर सर कमेंट कर दें, क्योंकि जो कुछ आप लोगों की तरफ से दावा किया गया, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो कुछ दावा किया जमात इस्लामी के हवाले से, उन्होंने उन तमाम दावों को मुस्तरद भी कर दिया, और जो मुलाकात नहीं हुई असलम साहब के घर पर, उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि वो मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। रिएक्शन देना चाहेंगे इस पर? जी, मैं सबसे पहले तो तायद करूंगा उस बात की जो कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने की, चेयरमैन PTI ने, और यकीनन अगर वो कह रहे हैं कि ये दबाव के तहत उन्होंने इस बात से इनकार किया तो कोई ना कोई हकायक उनके पास होंगे तो उन्होंने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये है कि जिसको बलोच साहब ने भी कहा कि हम तो इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे थे, हम तो फैसिलिटेशन या मदद करने की बात कर रहे थे कि किसी पार्टी का अगर वो प्रोटेक्शन चाहिए, तो उससे इनकार का जो ऐलान था वो PTI ने नहीं किया था, वो जमात इस्लामी ने ही किया था। तो किस लिए किया था ये अब वजह कोई और दे रहे हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो वो यही था कि इन पर कोई दबाव था, क्योंकि इसके हमारे पास और मिसालें भी हैं। हमने कोशिश की थी, वो कह रहे हैं वो तो फैसिलिटेट करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की तरजीह कुछ और थी। नहीं, बिल्कुल हमारी तरजीह बिल्कुल कोई ऐसी नहीं थी। हमारी तरजीह एग्जैक्टली यही थी जो कि उस वक्त की ज़रूरत थी, और अभी भी, अब तो वो ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वो हमने उसका एक अम्ब्रेला ले लिया ना एक पार्टी का। देखिए, जब आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुंतखब होते हैं जिस तरह अब हुए, तो उसकी 2 वजह होती हैं एक पार्टी के अम्ब्रेला के अंदर जाने की। एक होता है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हासिल की जा सकें, और दूसरा होता है कि डिसिप्लिन, वो जो आर्टिकल 63A होता है, फिर आप फ्लोर नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी था एक पार्टी का अम्ब्रेला के नीचे आना, और जमात इस्लामी हमारी एक चॉइस थी, और ख़ास तौर पे KP में, बिकॉज माजी में भी हमने उनके साथ 2013 में मखलूत हुकूमत बनाई थी जब हमारे पास आउटराइट मेजॉरिटी नहीं थी। तो उससे इनकार जो है वो जमात इस्लामी ने किया था, हमने नहीं किया था। अब वो छोटी छोटी वाक़े बताते रहें, असल बात यह है कि इनकार क्यों किया था, ये बात है। और हमारे नज़दीक वो इनकार इसीलिए था कि उन पर कोई दबाव था। जिस तरह PTI नज़रियाती भी बैकआउट कर गई थी, उनसे भी एक शुरू के मरहले में जब इंतखाब भी हुआ भी नहीं था, तब हमने उनसे मदद मांगी हुई थी, वो भी इनकार कर गए। और दबाव, सबको पता है कि वो दबाव था, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दबाव था, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही किया। तो उसके अलावा क्या दलील मिलती है हमको? ये तो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक सर, आपका मौक़िफ़ आ गया सामने। जरा अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो जजेस का मामला, ख़त वाला मामला आया, 2 दिन से ये हाइप क्रिएट हुई हुई है, शदीद इस पर गुफ्तगू हो रही है। अब हुआ ये, कल मीटिंग भी हो गई, फुल कोर्ट की बात भी हो गई, जजेस के साथ भी मुलाकात हो गई। उसके बाद जो फैसला हुआ, जो एलामिया आया, उसमें एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। इस सारे फैसले पर भी तनकीद हो रही है कि एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजेस के मसाइल को कैसे केटर करेंगे। सर क्या कहते हैं आप, क्या इस कमीशन से हुकूमत ने इस मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की है? क्योंकि माजी बताता है हमें, जितने भी कमीशन बने हैं आज तक, उससे निकला तो कुछ नहीं, हासिल वसूल तो कुछ नहीं हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी किरण साहब अपनी शो में दावत देने का। देखिए, बात यह है कि ये मामला जो है नहायत सेंसिटिव भी है,
और इसमें आई थिंक बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है बदकिस्मती से बड़ा एक हैजान की एक कैफियत बनाने की कोशिश की गई है। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि इतने सेंसिटिव मामलात पे एक लेटर जो 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसका इस तरह मीडिया में आ जाना भी आई थिंक मसले को सुलझाने के बजाय ज़्यादा ख़राब करता है, गंभीर करता है। तो देखिए बात ये, उन्होंने अपनी ही इदारे के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो उनका हाईएस्ट फोरम है, उसको उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की। और देखिए अब अगर ये स्टेप लिया गया है तो ये वंस अगेन आई थिंक जुडिशरी के अंदर ही ये बेहतर है कि वो अगर तो वो जज साहिबान उनका कोई एतराज़ है तो वो उसके ऊपर उनसे बात करें। मगर मेरा ख्याल है जी इसको इसी तरीके से, इसी सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए। हमें इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करने से गुरेज करना चाहिए, मेरा ख्याल है जी। तो मगर देखिए बात ये ज़रूर है कि अगर उन्होंने कोई एतराज़ उठाया है और अब ये पब्लिक डोमेन में आ गया है तो जुडिशरी की तरफ से, सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से उसके ऊपर कोई ना कोई पेशरफ्त हुई है। तो मेरे ख्याल से ये तासुर देना कि किसी चीज़ पे मिट्टी डल रही है या किसी की सुनवाई नहीं हो रही, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। कमीशन से कुछ हल निकलेगा? देखिए ये तो वंस अगेन देखिए ना, वो उनके इदारे के अंदर ही एक उसमें भी काफ़ी संगीन इल्ज़ामात थे। देखिए तो इसलिए उसको बड़े तरीके से और सेंसिटिव तरीके से डील करना ज़रूरी है। अब उन्होंने अपने हाईएस्ट फोरम को एक चीज़ भेजी, फुल कोर्ट की मीटिंग हुई, उसके नतीजे में एक हल प्रपोज किया गया है। अब वो उन जज साहिबान पे अगर उनको कोई एतराज़ है इसके ऊपर या नहीं है तो दे शुड देन एड्रेस इट टू द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वेरेवर दे सी फिट। बट आई थिंक हमें इसके ऊपर ज़्यादा अब स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसके ऊपर एतराज़ है या कोई बात है तो उन जज साहिबान की तरफ से आनी चाहिए हु आर द कंप्लेंट। अच्छा, कल कुछ लोग, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ये भी दावा कर रहे थे इनफैक्ट कि ये क्योंकि 6 महीने पुरानी एक कंप्लेन थी, इसी पे बात हो रही थी, तो ये इश्यूज ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं। आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? नहीं जी, मेरे में नहीं है जी। यकीनन वो जो एक ख़त है जो पब्लिक डोमेन में अब आ गया है, उसमें ही उसका कुछ हवाला दिया गया है कि शायद पहले कुछ लेटर्स लिखे गए, बट अदरवाइज तो नहीं जी। मेरे और कमीशन से हल निकलेगा आपको लगता है? जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए एक एतराज़ उठाया गया है, आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ये या चीफ जस्टिस की तरफ से अगर ये स्टेप उठाया गया तो आई होप कि इट सेटिस्फाइज द जजेस और इस मामले का तरीके से उनके रिड्रेसल भी हो जाए। आई होप कि ये मज़ीद इसको पब्लिक डोमेन में, ये हमारे इस तरह की चीज़ें जब ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आती हैं और उछलती हैं और उलझती हैं और जब इस तरह का तनाव होता है तो उससे कौमी सतह पे मामलात ख़राब ही होते हैं, बेहतर नहीं होते। तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कमीशन बना है और उनके लेटर के रिस्पांस में कोई स्टेप उठाया गया तो उससे मामले को एक लॉजिकल एंड की तरफ ही ले जाया जाएगा। सर, सवाल ऑब्वियसली कमीशन के हवाले से इसलिए उठ रही है क्योंकि हमारे पास तो माजी बताता है ना, महमूद रहमान कमीशन हो या दीगर कमीशन हो, उसके आज तक नतीजे हमारे सामने नहीं आए। वलीद साहब, क्योंकि कानून को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपका ताल्लुक पीटीआई से, और पीटीआई सर इस तहकीकाती कमीशन को भी मुस्तरद कर चुके हैं। न सिर्फ मुस्तरद कर रही है बल्कि वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से, इनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तो एक मामला जो इंक्वायरी की तरफ जा रहा है, तहकीकात की तरफ जा रहा है, उसे पहले से ही मुतनाज़ नहीं बनाया जा रहा वलीद साहब? बिल्कुल नहीं जी, बल्कि जो अभी बात हुई है मैं तो समझता हूँ कि उसका उलट होना चाहिए कि इतना बड़ा ये इल्ज़ाम है और इतना अहम आइनी मामला है, इसको अवाम की नज़रों से ओझल रखना जो है उसमें कोई दानाई है, कोई इसमें विजडम है? बिल्कुल। बल्कि जितना इसको एक्सपोज किया जाए और जितना इसके ऊपर सबके सामने जो है, सबकी निगाहों के सामने इसके ऊपर तहकीक और तफ्तीश हो, वो जो है वक्त की ज़रूरत है। और सबसे पहले आपने ठीक कहा, हमारा मुतालबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से 6 जजेस ने ये तहरीर किया है और उसमें उनको इम्प्लिकेट भी किया है कि वो एक जानिबदाराना या बायस तरीके से जो है बानी चेयरमैन पीटीआई के केसों की जो है हैंडलिंग करते रहे हैं। और अब आप देखें कि उन केसों की तादाद कितनी है और उनकी जो जानिबदारी है या बायस्ड जो अप्रोच है अब वो एक हद पार कर गई है। और ये ख़त जो है एक तरह से इस्लामाबाद अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है एक अदम एतमाद भी है इन 6 जजेस की तरफ से। इसलिए हमारा इस्तीफ़े का मुतालबा है। हमारा मुतालबा है कि वो तमाम केसेस जो बानी चेयरमैन पीटीआई के हैं उनसे अपने आप को अलग करें और ये भी जवाब दें कि किस तरह से वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में लगे हुए CCTV कैमरास जो हैं वो 9 मई की जो अरेस्ट हुई, गिरफ्तारी जो हुई इमरान खान साहब की,
उसकी कोई रिकॉर्ड मौजूद इसलिए नहीं है कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो उसकी जो सारी फुटेज है वो स्टोलन कह दी गई है और ये चीफ जस्टिस की मौजूदगी के अंदर हो रहा है। मैं जरा समझना चाह रही हूँ सर, मैं जरा समझना चाह रही हूँ आपसे जी, मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ सर कि एक तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वही चीफ जस्टिस जिनसे आप ये भी मुतालबा करते हैं कि वो इलेक्शन की शफाफ तहकीकात करवाएं, उनसे इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी आप मुतालबा करते हैं, फिर उन्हीं से इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो किस मुतालबे पे स्टक है आप लोग? हाँ जी, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे आता हूँ अब, क्योंकि मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो बता दिया ना आपको कि किस तादाद में केसेस हैं इमरान खान साहब के, उनके सामने किस तरह से उन्होंने जानिबदारी दिखाई है, किस तरह से फुटेज जो है सीसीटीवी की वो गायब हो गई है उनकी निगरानी के अंदर। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुन लें। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई मायूस कुन बात है जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े जो सानेहा है मैं समझता हूँ जो कि निशानदही की, जिस तरह से 6 जजेस जो हैं और छोटे मोटे वो कोई सिविल जज या कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनको घरों के अंदर घुस घुस के कैमरे लगाए गए हैं, जिनको ब्लैकमेल किया गया है, जिनको धमकियां दी गई हैं, जिनके रिलेटिव्स को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। आप लोगों की तरफ से पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस देखें वो एक फोरम अलहदा है पार्लियामेंट का, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं, आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान है उन पे तो ये मेरी अर्ज सुन लेना। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात मुझे करने दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के चीफ जुडिशल ऑफिसर हैं और जुडिशरी के ऊपर इस तरह का जो है अटैक की, ये आपके सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जिसको निज़ाम अदल कहते हैं उसको यरगमाल बनाने की जिस तरह की बात हुई है, और जो मुतालबा सबसे पहला उसमें है जो जजेस की तरफ से आया वो है आप कन्वेंशन करें, पाकिस्तान भर के आला जो है अदलिया को बुलाएं ताकि पता लगे कि किस स्केल के ऊपर हो रहा है। उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया सबसे पहले। दूसरा कि बतौर एक इंस्टीट्यूशन के वो रिएक्ट करें, बतौर एक इंस्टीट्यूशन के वो कोई इकदाम लें, बतौर एक इंस्टीट्यूशन के वो किसी का एहतसाब करें, बजाय इसके उन्होंने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर कर दिया। जी बिल्कुल याद है जी। और क्या है आप बार बार मुझे यही कहिए कि मुझे याद है, आपका सवाल यही होगा ना, आपका सवाल यही होगा, मैं यही कह रहा हूं ना कि आपका सवाल यही है ना कि वो याद है ना उस वक्त भी अदलिया यरगमाल थी और आज भी यरगमाल है, तो हम उसको मुसलसल यरगमाल बनता रहने दें। हम अपने आप को गोल्ड मेडल दें, हम अपने आप को तलाई दमका दें कि हमारे यहाँ पे आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है, और हम इस तरह ही आगे बढ़ते रहें और जो है किसी का एहतसाब ना करें, किसी में कानून का खौफ ना डालें। सर वैसे उसमें नहीं, तो ऐसे यरगमाल इस तरह के वर्ड इस्तेमाल ना करें। एक तो हम नेशनल टीवी पर हैं वलीद साहब, दूसरा सर हर इदारे का अपने एक तकदीस है ना, अपना एक तकद्दुस है, तो हम बात करें, हम डिस्कशन करें, लेकिन यरगमाल इस तरह के वर्ड करना इस्तेमाल करें तो मेरे और आपके दोनों के लिए बेहतर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। साथ हैं तो कैबिनेट के अंदर भी कुछ कभी किसी ओहदे पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये क्या हो रहा है? दोनों मेहमान साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक के बाद हमने मौजू को थोड़ा सा तब्दील करना था, लेकिन हमारे एक और मेहमान फैसल करीम कुंडी साहब, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे, वो थोड़े से लेट हो गए हैं, तो हम ज़रा पहले इनका कमेंट इस पर ले लेते हैं। सर, चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के बाद फैसला भी सामने आ गया कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनने जा रहा है, तो हाजिर सर्विस जजेस के मामलात को रिटायर्ड जज जो है उनकी सरबराही में होंगे, सारे मामलात वो देख रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे मुतमईन है क्योंकि तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि नतीजा क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो है कि मैं एक चीज़ से मैं ज़ाती तौर पर डिसएग्री करता हूँ, मैं भी गलत हो या ठीक हो, कि ये जो ख़त है वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब को लिखना चाहिए था, या ख़त जो है वो आपको पार्लिमानी कमेटी जो है जो आपको जजेस अपॉइंटमेंट की कमेटी जो पार्लियामेंट में उनके सरबराह को या उनको लिखना चाहिए था, जो कि एक फ़ोरम मैं समझता हूँ कि वो। दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल मुलाकात की है चीफ जस्टिस साहब के साथ, और उसके बाद फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया है। तो यही मैं समझता हूँ कि कमीशन अब आप क्या करें, किसको बनाए कमीशन का सरबराह? अगर हम किसी और हाजिर सर्विस को भी बनाते, उस पर भी जो है अपोजिशन कभी भी हुकूमत के साथ राज़ी नहीं हो सकती। आप जो भी कहें ना, वो कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये ठीक है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक वो है कि रिटायर्ड जजेस का तो कम से कम ये है कि वो किसी, अगर कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर हो
बोलेंगे जी अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए या अपने कुछ और वजूहत की वजह से मराद के लिए काम कर रहे हैं। अब रिटायर, अब देखिए ऑप्शन ही है आपके पास। और मैं समझता हूँ कि जो कमीशन बना है वो जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करेगा और उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट मुतमईन है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले से मैं समझता हूँ कि इससे अलावा कोई हल ही नहीं, क्या करते हो। सही, बिल्कुल ठीक। बिलाल साहब, सर मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा साहब को शामिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना काउंसिल का हिस्सा नहीं है। इससे पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसकी सरबराही भी वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रखी थी, फिर समहाउ उसको फिर कुछ दिनों के बाद वापस करना पड़ा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को। क्या वजह है सर? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हर मामले से दूर रख रहे हैं और जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ऑलमोस्ट इस तरह का दिखने में आ रहा है कि जो फाइनेंस के मामलात हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब इन कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए किरण साहिबा, देखिए सबसे पहले तो मैं एक मुख्तसर सा कमेंट करना चाहूँगा पिछले मौजू पे। ठीक। देखिए ये PTI जिस तरह आज बातें कर रही है ना जी, आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस की बात की और जो इस तरह का उस वक्त मामला रहा, और मैं बल्कि कहूँगा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने तो बात की जिस तरह का उनका एक सोशल बॉयकॉट रहा, मगर साथ ही साथ PTI का जो उस टाइम पे काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस था, जिस तरह की विक्टिमाइजेशन ना सिर्फ आज के चीफ जस्टिस की खुद हुई बल्कि उनकी फैमिली की गई, जिस तरह इन्होंने एज हॉक्स वो काम किया, फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर ने उस टाइम पे किया, आरिफ अलवी ने वो सदारती रेफरेंस इनके चलाने पे किया और इन्होंने मीडिया कैंपेन चलाई और सोशल मीडिया कैंपेन चलाई। तो देखिए आज फिर भी जजेस की तरफ से यकीनन उनका हक है कि उन्होंने एक सवाल उठाया। यकीनन ये भी तशवीशनाक बात है कि ये ख़त जो प्राइवेट ख़त था पब्लिक डोमेन में आया, मगर उसके ऊपर फौरी आप ये नहीं कह सकते कि कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, एक एक्शन हुआ, ठीक है, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले कमेंट का हक उन जज साहिबान पे जो कंप्लेनेंट्स हैं, तो ये इनका ये चाहते हैं, PTI चाहती है कि हर सेंसिटिव क्रेडिट जाता है सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नहीं देखिए, और ऊपर से ये एक हैजान की कैफियत, आप मतलब कि आप ये खुद बिला वजह उसके अंदर एक अपनी एक चीज बनाने की कोशिश करें, हर चीज जहाँ पे इनको ये देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात जहाँ तक है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर ख़जाना होता है उसमें। देखिए उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे और वफाकी हुकूमत से 3 वफाकी वज़रा होने चाहिए। तो देखिए ख्वाजा आसिफ साहब उसमें शामिल हैं, इसहाक डार साहब उसमें शामिल हैं। ये इसमें आप पोर्टफोलियोज़ ना देखें, ये देखिए कि हमारे सबसे जो सीनियर तरीन पार्टी के मेम्बरान हैं, जो कैबिनेट मेम्बर्स हैं, उनकी वहाँ पर शमूलियत है, ताकि जब नेशनल अमूर हैं जिसमें फेडरेशन की बात आती है, सूबों के साथ अहम इशूज़ पर डायलॉग होता है, CCI में जो मामला आते हैं उसके अंदर आपके सीनियर मोस्ट और एक्सपीरियंस तरीन आपके पार्टी के मेंबर्स और कैबिनेट मेंबर्स हैं, तो उसको उस तनाज़र में देखना चाहिए। हर चीज़ को वज़ीर ख़जाना की एक्सक्लूजन या इंक्लूजन के तनाज़र में मेरे ख्याल से देखना अच्छा सही नहीं है। और वैसे भी जब भी CCI की मीटिंग होगी तो ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शायद खुद को ऑप्ट करके वज़ीर ख़जाना को बुला लें। ये नहीं होता कि CCI की मीटिंग में सिर्फ वो लोग शामिल होते हैं, मगर इसहाक डार साहब हमारे पार्टी के भी सीनियर मेंबर हैं, एक्सपीरियंस्ड कैबिनेट मेंबर भी हैं, तो देखिए उनका उस हिसाब से पार्टी की सीनियरिटी से मेरे ख्याल से बिल्कुल, बल्कि आई वुड गो एज फार एज सेइंग कि उनकी शायद एक्सक्लूजन ज़्यादा सरप्राइजिंग होती। और दूसरी बात जो आपने ECC की देखिए ECC के अंदर मैं वज़ीर आज़म भी इन द पास्ट खुद चेयर कर चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया था, ज़्यादातर वज़ीर ख़जान ने चेयर किया। मेरा बतौर पार्टी वर्कर और एक पार्टी की मुआशी टीम का हिस्सा होते हुए और एज समवन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द ECC ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म इसके लिए टाइम निकाल सके तो ECC वो चेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक आपकी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत के मुआशी फैसलों का एक इंजन है, जहाँ पे आम मुआशी मामला, चाहे वो दवाइयों की कीमतें हों, चाहे वो गंदम की एक्सपोर्ट की का तयन करना हो, चाहे वो आपके गैस का कोई ब्लॉक है उसको आपने हुकूमत ने अवॉर्ड करना है, उसकी टर्म्स देखनी है, ये सारे मामला ECC में आते हैं, मगर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग। सर बिलावल साहब कह रहे थे कि कोई भी हो वज़ीर ख़जाना, लेकिन इसहाक डार साहब ना हो, और अभी इसहाक डार साहब नहीं है, लेकिन जो कमेटीज़ हैं फाइनेंस के हवाले से उसमें जो वज़ीर ख़जाना है वो हेड नहीं कर रहे हैं, देखिए ECC कर रहे हैं, उन्हीं को ही देखिए ECC कर रहे हैं। वो तो सर वज़ीर आज़म ने अपने पास रखा था ना, फिर कुछ दिनों के बाद उनको वापस करना पड़ा। नहीं करना पड़ा क्या मतलब, वज़ीर आज़म ने खुद, देखिए दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मेरा ख्याल आज भी है कि अगर वज़ीर आज़म के पास टाइम हो तो बहुत अच्छा है अगर वो अटेंड कर सकें, मगर आपके पास वज़ीर होते ही इसलिए ताकि आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकें। तो हो सकता है वज़ीर आज़म साहब एक ECC अगर आप हफ्ते में एक भी करें तो अक्सर फिर एक तरफ वज़ीर आज़म टाइम की कमी की वजह से वापस कर रहे हैं एक ओहदा, और दूसरी तरफ जो वज़ीर दाखिला
दाखिला की जुरिडिक्शन आ जाती है, यानी कि ECL वाला मामला है, फिर वो उसकी सरबराही अपने पास रख लेते हैं? नहीं देखिए, वो तो उनका प्रोगेटिव है ना। देखिए, तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आप उसमें कोई गलत बात है, कोई ऐसी इट इज, यानी कोई वजह नहीं है? नहीं, कोई वजह नहीं। देखिए, इट इज प्योरली द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडिंग कि उनकी टीम का कौन सा मेंबर किस कमेटी में होगा। अगर आप कैबिनेट कमेटीज भी देखें तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए अपने कैबिनेट मेंबर्स के अंदर, किसी एक शख्स को इस तरह उन्होंने नहीं किया, डिवीजन ऑफ वर्क। सर, आप लोग तो इस वक्त प्योरली इत्तेहादी चल रहे हैं, तो फिर आपको भी यही लग रहा होगा कोई वजह नहीं है, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है? नहीं, आपने पहले जो कमेंट दिए बिलावल साहब के मुतालिक, एज सच हमने कोई मीटिंग्स में इसमें ये बात नहीं की थी। इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में नहीं, हमने देखिए, हम इलेक्शन मुहिम में जो हम थे, हमने PML के खिलाफ एक कंपेन की, इन्होंने भी किया क्योंकि हमारा मुकाबला इनके साथ था। और इलेक्शन के बाद जब हम एक इत्तेहादी बने, क्योंकि वज़ीर आज़म जब टीम के जब कैप्टन हैं, उनकी अपनी मर्जी है कि वो कौन से खिलाड़ी को, यानी कि अगर अभी वजीर खजाना होते इसाक डार साहब तो बिलावल साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन के जुमले थे। हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अभी भी वजीर खारिजा तो बने हुए हैं ना, मिनिस्टर भी हैं। जहाँ तक चीज़ें मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं भी अमरों के इंटीरियर में जो ECL की कमेटी, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर का होना क्योंकि बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है। ठीक, क्योंकि आप अगर उसमें जो भी फैसले करेंगे फिर उसको आप कन्वे करेंगे, तो उनका डायरेक्ट होना, मैं समझता हूँ कि उसमें उनका होना ज़रूरी था, और शायद फ्यूचर में उसको ऐड भी कर दें। सही, क्योंकि ये उनके कंसर्न मिनिस्ट्री के मुतालिक है। देखिए, आप अगर किसी मिनिस्ट्री के मुतालिक एक चीज़ बना रहे हैं, उसका कंसर्न मिनिस्टर या सेक्रेटरी उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो एक क्वेश्चन उठते हैं कि ये क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद डाल दें 1-2 दिन में। सही। अच्छा, वलीद इकबाल साहब, सर 30 तारीख के हवाले से भी पिछले हफ्ते मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि हमें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, हम 30 मार्च को अपना जो एहतजाज है या हम जो अपना जलसा रैली वगैरह है वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी लोग भी आप लोगों की तरफ से कन्फ्रंटेशन की बात करें, मज़ामत की बात करें, एक बार फिर आप लोग मुफाहमत को छोड़ के मज़ामत की तरफ जा रहे हैं। नहीं समझते आप कि एक बार फिर गलत ट्रैक लेने जा रहे हैं? पहले तो अपनी मज़ाहमत का इजहार मैं मुकम्मल कर लूँ। ये जो अदलिया का मामला है इसके ऊपर, और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसलिए मायूस हैं और इसलिए हम समझते हैं कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं इस मामले के अंदर, क्योंकि बतौर एक इदारे के, बतौर एक इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने इसका अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है कि जी एग्जीक्यूटिव ही एक कमीशन बनाए जो एग्जीक्यूटिव ही के करतूतों को जो है असेस करे और उनके ऊपर एहतसाब करे, और वो भी एक रिटायर्ड जज के हाथों। आपको पता है कि 1996 में एक केस हुआ था जो एयर मार्शल असगर खान का था, और वो था सियासी मामलों में मुदाखलत का केस, और वो 2012 में, और वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको सुन रहा था। और आप इमेजिन करें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको 16 साल 2012 में जाके उसका फैसला आया, 16 साल सुप्रीम कोर्ट के बेंच को लगे, जहां केस है मुदाखलत का अदलिया के मामलात के अंदर, और वो एक रिटायर्ड जज को हैंड ओवर कर रहे हैं। मतलब, और रिटायर्ड जज तलब करेंगे सिटिंग जजेस को और उनसे पूछेंगे, उनसे शहादतें मांगेंगे। मतलब ये बिल्कुल एक गैर मुअस्सर तरीका है और बड़ा ही मायूस कुन तरीका है। और ये मैंने कहा है ना कि वो जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़। फैसल साहब पूछ रहे हैं अगर आपकी कोई तजवीज़ है तो वो बता दें, क्योंकि फैसल साहब का कमेंट ये है कि अगर हम किसी हाज़िर सर्विस जज के साथ अगर कोई कमीशन बना देते तो उस पर भी आपको एतराज़ होता, तो तजवीज़ क्या है? जी नहीं, हमारी तजवीज़ ये है, नंबर 1 कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई है उसके मिनट्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएँ, क्योंकि हमारे आइन के आर्टिकल 19A के तहत मुफाद आमा के तमाम मामलात, पब्लिक इंपॉर्टेंस के तमाम मामलात जो हैं, पब्लिक का हक है कि उनको पता लगे कि आला तरीन अदालत उस्मा के जजेस ने इसके बारे में क्या डिस्कशन की। मिनट्स रिलीज करने की बिल्कुल देंगे, 120% देंगे। जी बिल्कुल देंगे। दूसरी बात यह है, हम समझते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट खुद कमीशन बनाए या आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले को टेकअप करे, जिस तरह एयर मार्शल असगर खान का केस जो है वो टेकअप हुआ था, और वो ओपन कोर्ट में टेकअप करे और उसकी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, क्योंकि चीफ जस्टिस इतने ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग को कर रहे हैं। जो असल मामला आया है उनके अपने इदारे के बारे में, वो जो है वो तो कर नहीं रहे, वो है। और फिर बताएं जी, लियाकत अली खान के कत्ल के ऊपर कमीशन बनी, ठीक है ना, जियाउल हक के क्रैश के ऊपर कमीशन बनी। मैं सीधा बता रहा हूँ, उसामा बिन लादेन वाले एबटाबाद वाक़े पे कमीशन बनी, कोई कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, ये वजीर खजाना मैं समझता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे सर मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एक बार फिर जो है वो मज़ाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे गलत ट्रैक तो नहीं ले रहे आप? नहीं, इनको
ये आप वजीर ख़जाना को इन्होंने क्लर्क बनाने के लिए लगाया। मैं तो पहले दिन ही कहा था कि ये रज़िया गुंडों में फंस गई आके। अब उनको मेरे ख्याल समझ भी आ रही होगी, इतना अच्छा ओहदा हबीब बैंक के प्रेसिडेंट का वो छोड़ के आए हैं और किस तरह उनको पिंग पोंग के बॉल की तरह आगे पीछे फेंक रहे हैं। बहरहाल बड़ी शर्म की बात है और मुझे मेरी पूरी सिंपथी जो है, पूरी हमदर्दी औरंगजेब साहब के साथ है ज़ाती सतह के ऊपर। हमारी मज़ाहमत तो आपको पता है, मज़ाहमत का एक वजह, अब हमारी मज़ाहमत की बुनियादी वजह तो आपको पता है कि जो खुली वारदात हुई है 8 फरवरी की शाम में और जो उसके बाद मुसलसल चलती आ रही है और जिस तरह से डाका डाला गया आवाम के मैंडेट के ऊपर, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर के अंदर जो है आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो हम उस पर तो मुज़ाहमत के सिवाय और कोई चॉइस ही नहीं है। आप लोगों की ये पॉलिसी तय हो गई है नहीं कि अब मुफाहमत नहीं होगी, अब मज़ाहमत के साथ बढ़ेंगे आगे। उस इशू के ऊपर मुफाहमत उसी सूरत में हो सकती है जब के इलेक्शन का ऑडिट हो, जो कि हमने कहा है जिस तरह से हो, और वो भी आज़ादाना तहकीकात हो, यानी कि फुल इन्वेस्टिगेशन। ये यूएस कांग्रेस ने भी अल्फाज इस्तेमाल किए ना, फुल इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, वो हो। हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। हमने तो कहा है हमारे 3 मुतालबात, आपको नहीं पता, मैं 10वीं बार दोहरा रहा हूं कि जी ऑडिट करें इलेक्शन का, और हमने 10 हल्के सिर्फ कहे हैं, सिर्फ देग के 4 दानों की तरह, चावल के 4 दानों। फिर हमने कहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें, हमने कहा है कि पुरअमन जो मुजाहिरे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन ना करें। अगर ये बातें मानी जाती हैं, हम क्यों नहीं मुफाहमत करेंगे? नहीं तो मुज़ाहमत है, और ये मुज़ाहमत का एक और मुज़ाहमत की एक और वजह दे दी गई है ना, मुज़ाहमत का एक और ये जो अदलिया पे हमला है, इसके ऊपर मुफाहमत होगी। सर मुझे क्विकली आगे बढ़ना है, फिर क्लोजिंग का टाइम हो जाएगा और फिर हम बाकी बातें नहीं कर सकेंगे। फैसल साहब जी, ठीक सर, आपका कमेंट आ गया। हर फोरम पे होगी, कोर्ट में होगी, पार्लियामेंट के अंदर होगी, सड़कों पे होगी, हर फोरम पे होगी, और कानून के और आइन के मुताबिक होगी, और मुज़ाहमत होगी जब तक मुफाहमत की कोई रीजन नहीं दी जाती। बिल्कुल ठीक सर। जरा सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शंस है उसको मखसूस नशिस्तों से मशरूत करने का फैसला किया है, दुरुस्त समझते हैं आप? बिल्कुल मैं दुरुस्त समझता हूँ। देखें अभी जो वलीद इकबाल साहब ने की और इनकी जमात जो आइन और कानून और पत्नी क्या क्या बातें हमें कहती है, जब अपनी बारी आती है तो इनको ना आइन याद आता है, ना कानून याद आता है, ना कोई जो है डेकोरम याद आता है। जब हाई कोर्ट ने एक फैसला कर लिया है, पहले हमारे हक में फैसला हुआ था रिजर्व सीटों के हवाले से, फिर ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इनके क्लियर फैसला कर लिया कि इन्होंने जिस जमात में शमूलियत इख्तियार की उसमें कोई रिजर्व सीट उनका हक नहीं बनती। जब जमातों को मिली, अब इनके स्पीकर जो हैं वो वही काम कर रहे हैं जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ने किया था, आइन तोड़ने वाला काम। अब वो ओथ नहीं ले रहे। ओथ क्यों नहीं ले रहे? कि ये अपना इस्तेमाल न करें और हम उधर से ज़्यादा सेनेट की सीटें जीत जाएँ। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया कि आप ओथ लें, और अभी भी ओथ नहीं लेना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उस वक्त तक सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा जब तक ये ओथ नहीं लेते। अभी क्यों खाइफ हैं ओथ लेने से? इसलिए कि इनकी 2-3 सीटें ज़्यादा बढ़ जाए सेनेट की, इसीलिए कर रहे हैं। बाकी अब आइन किधर गया, अब कानून किधर गया, अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट किधर गया? इधर आकर शोर शराबे करते हैं पार्लियामेंट में। जब इनकी बारी आती है तो न शोर शराबे, अब कहते हैं नहीं हमारा अपना कानून है जो कि पीटीआई का आइन है उसके मुताबिक चलेंगे। जैसे ये चीज़ें नहीं है। स्पीकर को हमने पहले भी कहा, वो ओथ आपने लेना है, शराफत से इज्जत से आप नहीं लिया, बेइज्जत होकर आपने लेना है। अब मतलब है कि अब इलेक्शन नहीं होगा, 2 को नहीं होगा तो कुछ दिन और आई होगा, वो तो उन्होंने लेना है जो कि उन्होंने कह दिया। तो मतलब ये चीज़ें जब कहते हैं अपने लिए, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, जब अपनी बारी आती है फिर कहते हैं ये हो रहा है। सर आप भी कमेंट कर देंगे इस पे, ये दुरुस्त इक़दाम है? यही सेम बात है। बात ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंडी साहब। पहले देखिए ये इस ऐसा वावेला ने पार्लियामेंट में चाहा था जब एक सब जुडिस मामला था कि मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन की नेशनल असम्बली में क्या होगा। हालांकि उसकी आउटकम का किसी भी इलेक्शन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के, स्पीकर के, उसके ऊपर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होना था, क्योंकि सबको पता था कि मेजॉरिटी किसके पास है। देखिए नैनी केस उस पर आउटकम यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उनके ओथ लेने से या ना लेने से ये सीट्स के ऊपर वाज़े तौर पे फ़र्क आना है। और अब वही उसूल जिसके ऊपर उन्होंने शोर मचाया, आइन लहराया, कागज़ फाड़े, सिगरेटें पी नेशनल असेंबली के फ्लोर में गुस्से में, पता नहीं क्या क्या काम किए, आज वही प्रिंसिपल ये इसी तरह ही पलटते हैं जब उनकी बारी आती है। और आज उसका एक बाकायदा प्रॉपर इफेक्ट है। गुस्से में पी थी या उनको मालूम नहीं था रूल्स के बारे में? गालिबन कुछ नहीं। देखिए पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी लोग हैं जो पहली दफ़ा असेंबली गए होंगे, मगर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि इसने फ्लोर पे सिगरेट पिए। काफ़ी लोग गुजरे हैं यहाँ से, किसी और ने पहले नहीं पी, तो मेरे ख्याल से इतनी सेंस जो लोग कौमी असेंबली के फ्लोर तक पहुंच जाए उनको पता होता है कि सिगरेट नहीं पीते। बहरहाल जो मेन इशू है, देखिए बात यह है कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है, सेनेट की 2 सीट्स का मामला है। साहब ने इस चीज़ की तरदीद की है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए ये फैक्ट है,
इसके ऊपर तो पार्लियामेंट का स्टाफ भी कंफर्म कर चुका है जी। अब हो सकता है उनसे गलती से हुआ हो, मगर गलती मान लेनी चाहिए और ये गलत हुआ है। मैंने तो आपसे खैर बुनियादी बात ये है कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर उन्होंने आइन और कानून लहराया और शोर मचाया, 5 दिन बाद उसी चीज के ऊपर उल्टे हुए हैं, बिल्कुल यूटर्न ले चुके हैं। ऐसे वक्त पे जब उसका एक प्रैक्टिकल इफेक्ट है सेनेट की कॉम्पोजिशन पे, और जब इन्होंने स्टैंड लिया था उस वक्त उसका कोई इफेक्ट नहीं था, उसका नतीजा भी आपके सामने आ गया। पॉइंट आ गया इस पर। सर, तहरीक इंसाफ इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, और फिर क्या इससे आपको ऐसा लगता है वलीद साहब कि इससे जो मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी का मामला है वो भी रुक जाएगा और इलेक्शन भी हो जाएंगे? क्या लगता है आप लोग? जी, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जी, क्योंकि दोनों इलेक्शन कमीशन का फैसला भी गलत है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी गलत है, और जब फैसला गलत हो तो अपील उसका जो है तरीका है उसको चैलेंज करने का। और ये एक दो उसमें बातें जो हैं और दोनों गलत हैं कि कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है और माजी के फैसले भी हैं कि अगर मखसूस नशिस्तों के ऊपर मैंने अगले सेगमेंट बहुत मुख्तसर टाइम आपका कमेंट आ गया है कि आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। सर, नहीं, मेरा कमेंट नहीं आया जी, मेरा कमेंट नहीं आया। मेरा कमेंट आया ही नहीं तो फायदा क्या है? मैं समझता हूँ इलेक्शन जो है सेनेट का वैसे ही हमारी पार्टी ने कहा हुआ है कि फिक्स्ड मैच होता है, फिक्स्ड मैच होता है। और ये माजी में मिसालें आई हैं कि जी पीपीपी के पास 4 या 6 MPAs थे या 2 MPAs थे और 3 नशिस्तें सेनेट की निकालनी, जो मुमकिन ही नहीं है, और अलावा वोट बाइंग के और हॉर्स ट्रेडिंग के मुमकिन ही नहीं है। ये सेनेट का इलेक्शन वैसे ही फिक्स्ड मैच होता है, इसलिए हमने कहा हुआ है कि या तो वेरीफाइबल वोट के जरिए होना चाहिए, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होना चाहिए, या डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए सेनेट का। ये जिस तरह सेनेट के इलेक्शन होते हैं। वलीद साहब, वैसे अगर आपने ये फिक्स्ड मैच का अगर आपने ये हम पर इल्जाम लगाया ना सर, ये फिक्स मैच की आपने हमारे लिए तो बात नहीं की ना सर, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद आपने हमारे लिए बात की है। फिर अगर मुझे जवाब देने की इजाजत दीजिएगा कि आपकी पार्टी का बड़ा मसला है, आप लोग बगैर सबूत और शवाहिद के ना फिर इल्जाम लगा देते हैं। अगर मेरे लिए नहीं किया तो ठीक है। प्रोसेस की बात मैं वन लाइनर देता हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि पैसों की सियासत है बलूचिस्तान, प्रोसेस मशहूर है कि पैसों की सियासत होती है। बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है, हमने बिला मुकाबला लेके आए हैं, हमने पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं की। सिंध में तकरीबन बिला मुकाबला गया, पंजाब में बिला मुकाबला गया, वहां पर पीटीआई मौजूद है। अगर नहीं है तो ये चाहते हैं कि पैसे की सियासत हो और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, बैठ जाएं, अपोजिशन को जितनी सीटें बनती हैं उनको दे दें और खुद अपनी ले लें। अगर नहीं चाहते फिर उसको ये भुगतेंगे, फिर बोलेंगे इन्होंने पैसे की सियासत लास्ट। ठीक, और मैं बता रहा हूँ इनको, बहुत बता रहा हूँ कि बड़ा अपसेट होने जा रहा है और सरप्राइज होगा। फिर बाद में ना कहें कि जी हो गया वो हो गया। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे आपको जो वोट पड़े थे पीपल्स पार्टी के, तो आपने क्या किया? खुदा वास्ते मिले थे आपको? आपने उस वक्त क्या किया था? आपके टाइम पे सब कुछ हलाल है, बाकी के हराम है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि अगर से कितने सेनेटर मुंतखब कराने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ताला 5 तो हो जाएंगे। अच्छा, 5 हो जाएंगे? हाँ, अपोजिशन के। अच्छा, बड़ी। और इसमें पीपल्स पार्टी के कितने हैं? बस इकट्ठे 5 करेंगे, आप फिलहाल छोड़ें। एक नंबर हम इंशाल्लाह 2 निकालेंगे। वलीद साहब, बैठ के मामला तय हो सकते हैं सर, वरना 5 सेनेटर तो मुंतखब हो जाएंगे। पंजाब में भी अच्छी ऑफर मिली थी आपको। बैठ के हो जाए जी। पंजाब में बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि जितनी सीट्स आती थी उस पर ही हमने किया है अंडरस्टैंडिंग, और पहले भी इस तरह हो चुका है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती से तारीख जो है, और इसके लिए पार्टी से हमने अपनी पार्टी से MPs को एक्सपेल किया था उसके ऊपर, बिकॉज उन्होंने वोट सेलिंग की थी। तो बदकिस्मती से वो मिसाल जो है बहुत बुरी है। और हाँ, अगर जिसमें 115 जो जनरल नशिस्तें KP से थी, अपना सूबाई असम्बली की, उसमें से जो 91 या 94 नशिस्तें जिस पार्टी की आई हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं सेनेट की उसी की बनता है हक। और वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे अगर ये तैयार है तो बिला मुकाबला इलेक्शन वहाँ पे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं ऑफर कर रहा हूँ इनको भी। लेकिन अदरवाइज ये फैसले के मखसूस नशिस्तें मैंने कर दी। मैं तो कल प्रोग्राम में आज ही ऑफर कर रहा हूँ मखसूस कि वाहिद नशिस्तें किसी पार्टी को जाना जहाँ पर चीजें जो उसके हक से ऊपर है, वो तो वैसे ही जायज नहीं है। KP अपना सिंध में बन गई और पंजाब में बन गई। सर, आपका ऑफर कर रहे हैं वलीद साहब, ऑफर पे सोचा जा सकता है। सर, आप कमेंट करें। बस जो आपने पहले मौजू किया था उसके ऊपर मेरे नहीं, हमारा इनका हिसाब किताब और हमारा हिसाब किताब गलत है, आपस में नहीं मिलता। सर, मौका देना बात। आपने ECL कमेटी की बात की थी, तो वो कैबिनेट डिवीजन ने जी इनएडवर्टेंटली नोटिफाई की है। मुझे अभी लॉ मिनिस्टर आजम ज़ीर तारड़ साहब ने ही ये बताया है
कि उन्होंने ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब से डिस्कस कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हिदायत दी है कि रिवायत के मुताबिक लॉ मिनिस्ट्री ECL कमेटी को हेड करेंगे और इंटीरियर मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे जी, तो ये कलेक्शन हो जाएगी। सही सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम के आखिर में आपने खबर भी दी, शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।